हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में गणित के पहले नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से मात्र हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और जो बचा ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा परिमेय है। तो जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में होता है और इसका जो q होता है यानी जो हर होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए और जो यहाँ पे परिमेय संख्या होता है उसमें कभी रूट नहीं लगा होता है और उसमें पाई नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे √16/25। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4/5 कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि संख्या 95 तथा 152 का मौसा है। यहाँ पे दो संख्या दिया है 95 तथा 152। इसका आपको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 95 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कर लीजिए, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 4 गया 45, 45 यानी ये 19 बार में कटेगा। अब इस 152 का अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए, तो ये कटेगा किससे, 2 से कटेगा। 2 से ये कितना बार में कटेगा, तो 2 सते 14 और 2 छक्के यहाँ पे 12। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 76 कितना बार में कटेगा, तो ये 38 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 38 कितना बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। और जो मौसा होता है वो दोनों ही संख्या में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पे देखिए 19 जो संख्या है ये दोनों में ही है, तो 19 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। इसका आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x² + 3x + 2 और यहाँ पे जब शून्यक निकालना होता है तो बराबर के उधर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा किया जाता है, तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 होगा। 2 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लाना क्या है, 3x लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस क्या लिखेंगे, 1x। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस यहाँ पे लिखेंगे x। 2 और x मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बराबर के उधर 0 है तो 0 यहाँ पे लिख दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे क्या है, 1x है। तो 1x यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 2x में से 1x कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये x यहाँ पे बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और x और 2 में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जहां पे कुछ भी नहीं कॉमन होता है वहां पे 1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2, क्योंकि कॉमन नहीं है तो इसको वैसे ही उतार देंगे। बराबर के उधर 0 है तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके बदले में 1 लिखा जाता है, इसको जोड़ के लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1 हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसमें से 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब एक एक करके क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए +1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब इसको
इसको आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इधर प्लस 2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। यानी इसका 2 शून्य कितना निकलेगा, एक -1 निकलेगा और एक कितना निकलेगा, यहाँ पे -2 निकलेगा। जो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a b हो तो यहाँ पे a इंटू बी का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पे देखिए मूलों का यहाँ पे आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है c बट्टा a होता है। अब यहाँ पे आपको c का मान रखना है, a का मान रखना है। तो जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे c होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, तो x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। जो x में गुणा करता है वो b होता है। तो x में गुणा क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं -2 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे b का मान -2 हो गया, और c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। बस इसका आप लोग को क्या करना है, मान रखना है। c का मान यहाँ पे 5 है तो 5 रख दीजिए, और a का मान कितना है, 1 है। तो 5 बटा 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। यानी यहाँ पे a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे 3 के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। यहाँ पे आपको निकालना है 1 बटा अल्फा का मान और प्लस 1 बटा बीटा का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो ऐसा तो कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी इसको थोड़ा सा हल करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बट्टा का जोड़ है, तो सबसे पहले यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और यहाँ पे बीटा का यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से इसमें भाग लगाएंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा। बीटा में 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा, प्लस है तो ये हो गया प्लस। बीटा में जब इसमें भाग लगाएंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। और अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा। तो ऊपर देखिए क्या बचा, तो ये ऊपर बना यहाँ पे देखिए बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये उल्टा लग रहा है तो इसको सीधा कर देंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा लिख देंगे, इसको उलट के लिख देंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। और बट्टा नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया, और नीचे में क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b बट्टा a, और ये बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा, और नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है c बट्टा a। अब यहाँ पे देखिए जो ये बड़ा बट्टा है इसको तोड़ दीजिए तो यहाँ पे देखिए -b बट्टा a, और जब ये बड़ा वाला बट्टा जब गुणा में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। यानी a ऊपर चला जाएगा और c कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी a से a अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो ऊपर में -b बचेगा और नीचे में यहाँ पे c बचेगा। बस आपको यहाँ पे b का मान रख देना है और यहाँ पे c का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये बहुपद दिया है, जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे आपको b और c का मान निकालना है। तो यहाँ पे b का मान देख लीजिए, x में जो केवल गुणा करता है वो b होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान यहाँ पे 2 निकल गया, और c का मान कितना है, यहाँ पे 3 है। बस इसमें आपको क्या करना है, रख देना है, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और बट्टा c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3। यानी यहाँ पे निकल गया हमारा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे निकला है -2 बटा यहाँ पे 3 निकला है। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न की समीकरण निकाय संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है तो हल होंगे। ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए समीकरण अगर संपाती होगा यानी उसका आलेख संपाती होगा तो उसका कितना हल होगा। तो जब यहाँ पे देखिए रेखाएं जब संपाती होती हैं तो उसके अनंत हल होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं, यानी अनेक हल होते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक हल कब होता है, तो जब आलेख यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है, और जब आलेख
समानांतर होता है तो एक भी हल नहीं होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। यहाँ पे इसका विवेचक निकालना है, विवेचक को ही विविधकर कहा जाता है, तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है, ये आपको याद रखना है। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे a का और यहाँ पे c का मान रख देना है, आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो जो x² में गुणा करेगा वो a होगा, जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ पे c होगा। तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी a का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। b का मान यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, -4 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे -4 हो जाएगा, और c का मान कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। बस इसमें आप लोग रख दीजिए, b का मान यहाँ पे -4 है तो यहाँ पर रख दीजिए -4, और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो -4 है तो 4। a का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और c का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3। और यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -4 ये 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे -4 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो ये +16 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -4 दूना 8, और 8 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। 16 में से जब 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -8 बचेगा। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी यानी एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर यहाँ पे है। यहाँ पे आपको जो ये एपी दिया है इसका सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, तो सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है, और सार्व अंतर को निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 10, और माइनस पहला पद कितना है, तो पहला पद 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। यानी इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो समानांतर श्रेणी का दूसरा तथा तीसरा पद होंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर बोल रहा है कि एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद कितना दिया है, 2 दिया है, यानी ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और सार्व अंतर कितना दिया है, 3 दिया है। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से, यानी डी का मान यहाँ पे 3 दिया है। तो बोल रहा है समानांतर श्रेणी का यहाँ पे दूसरा पद और आपको तीसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस डी होता है, और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस यहाँ पे 2d होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बस यहाँ पे a और d का मान रख दीजिए जो दे दिया है यहाँ पे प्रश्न में। तो a का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और d का मान यहाँ पे 3 है तो रख दीजिए 3, और कोमा यहाँ पे देखिए a का मान फिर कितना है, 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, प्लस यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे d का मान कितना है, 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3। 2 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। सबसे पहले इसमें गुणा करा लीजिए, तो 3 दूना 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी 5,8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूसरा पद यहाँ पे 5 होगा और तीसरा पद कितना होगा, 8 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि √3 बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि √3 किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो पहले वाला ही बराबर हो गया। और यहाँ पे देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ये आपको याद रखना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/ यहाँ पे √3 होता है। और यहाँ पे देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि √3 बराबर है, तो √3 किसके बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का यहाँ पे आपको मान क्या कर देना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं √3 सेक
थीटा बराबर यहाँ पे 2 दिया है, तो बोल रहा है इस थीटा का मान सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए √3 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब सेक को हटाना पड़ेगा, तो सेक इधर भी रहता तो सेक से सेक यहाँ पे कट जाता, सिर्फ थीटा बचता। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि सेक में यहाँ पे कितने डिग्री का मान यहाँ पे 2 बटा √3 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेक यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बटा √3 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इधर हो गया हमारा सेक थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए सेक में कितने डिग्री का मान 2 बटा √3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सेक से सेक यहाँ पे कट जाएगा, थीटा बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री बच जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद दिया है, तो त्रिघात बहुपद का यहाँ पे बोल रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसका फॉर्मूला ये होता है शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, तो ये -b/a के ये क्या होता है, बराबर होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, a का मान रखना है। तो इसमें देखिए जो x³ में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल यहाँ पे देखिए x² में गुणा करता है वो b होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो c होता है। और यहाँ पे देखिए जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, d होता है। ये त्रिघात बहुपद में होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे a का मान निकालना है आपको। तो x³ में कौन गुणा कर रहा है, तो x³ में यहाँ पे देखिए 2 गुणा कर रहा है, यानी x यहाँ पे a का मान 2 निकल गया। जो x² में गुणा करता है वो b होता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, x² में कौन गुणा कर रहा है, -5 कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान यहाँ पे -5 है। बस आपको यहाँ पे a और b का मान चाहिए, निकल गया। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। और a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये नहीं ये हो जाएगा +5, और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्यकों का योग होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। यहाँ पे आपको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति किससे पता चलता है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले हमको विवेचक निकालना पड़ेगा। अगर विवेचक यहाँ पे 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर प्लस में आएगा तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन वो असमान होगा। लेकिन जब माइनस में आएगा तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका विवेचक निकालना पड़ेगा। तो ये विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे आपको b का मान रखना है, a का मान रखना है, c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, यानी a का मान यहाँ पे 9 है। लेकिन यहाँ पे जो x में गुणा करता है वो b होता है, तो इसमें x है ही नहीं, तो b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है, यानी c का मान यहाँ पे -1 है। बस इसमें रख दीजिए b का मान यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस है तो -4 है, तो 4। a का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 9। और गुणे c का मान कितना है, माइनस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए -1। 0 का स्क्वायर होगा तो 0, और माइनस यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए 4 9 कितना हो जाएगा, 36। 36 में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 36। 0 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। मूल तो वास्तविक हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर 0 आता तो समान होता, लेकिन यहाँ पे 36 है तो मूल वास्तविक है, लेकिन ये क्या है, असमान है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न बनाने के लिए थोड़ा सा हमको ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं जल्दी से, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे बना देते हैं, ये एक त्रिभुज है ABC, और एक त्रिभुज क्या है यहाँ पे PQR। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक त्रिभुज
Q और R, ये हो गया हमारा। बोल रहा है कि एक यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। जब समरूप होता है तो इनका जो कोण होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी जो कोण A है वो P के बराबर होगा और जो कोण B है वो Q के बराबर होगा और इसमें का जो कोण C है वो R के बराबर होगा। ये कब होता है, तो जब समरूप होता है तब होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री, यानी जो कोण A है ये कितना है, 42 डिग्री, तथा कोण R 80 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए एक कोण ये 42 डिग्री है तो इसका भी क्या होगा, ये 42 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर है। और बोल रहा है कि R, जो कोण R है यानी ये वाला कोण है ये 80 डिग्री है, तो ये जब 80 डिग्री है तो ये इसके बराबर है, तो ये C वाला कोण भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कोण यहाँ पे B का मान आपको क्या करना है, निकालना है। इसका मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज में यहाँ पे देखिए दो कोण पता है और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए, तो ये हमारा बी वाला कोण का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 80 और यहाँ पे 42 जोड़ लीजिए, 80 डिग्री और 42 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 4 कितना हो जाएगा, 12, यानी ये हो जाएगा 122 डिग्री। ये दोनों कोण मिलके 122 डिग्री हो गया। तो इसका कोण हमको बी का निकालना है। तो यहाँ पे 180 में से 122 डिग्री घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा 7, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 5, यानी ये कितना डिग्री का होगा, यहाँ पे 58 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक है। यहाँ पे इसका शून्यक आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे बहुपद दिया है x² - 5, इसका शून्यक निकालना है। तो बराबर के उधर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और इधर अब देखिए यहाँ पे शून्यक निकालने का मतलब यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद है, तो x का 2 मान निकलेगा, यानी यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा कि x का मान निकालने के लिए जो ये -5 है तो इसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो x² बराबर यहाँ पे देखिए ये -5 है तो बराबर की इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको x का केवल मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे है x², तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर को भी बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो x² बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी x का 2 मान निकलेगा। एक तो निकलेगा प्लस में √5 और एक किस में निकलेगा, एक माइनस में, यहाँ पे √5 निकलेगा। यानी यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और आप लोगों को किसी प्रश्न में अगर डाउट लगता है तो उसे फिर से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, ऐसे तो आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। और आप लोग प्लीज यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िए, अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे तो सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x - 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान। यहाँ पे बोल रहा है कि ये दो समीकरण है, इसको अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो जब अद्वितीय हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं क्या होता है, b1/b2। ये जब ऐसा कंडीशन बनता है तभी ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तीसरा बराबर हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो आपका यहाँ पे पहला वाला यानी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होना चाहिए, यानी इसी से हमको मतलब है। तो बस यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है, a2 का मान रखना है, b1 का मान रखना है, b2 का मान रखना है, रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो पहला समीकरण है इसमें जो x में गुणा करता है वो a1 होगा, और जो y में गुणा करेगा वो b1 होगा, और लास्ट वाला क्या होता है, c1 होता है। ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a2 होगा, जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, c2 होगा। बस इसमें रख दीजिए। a1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है तो 3, और a2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर नहीं। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान यहाँ पे देखिए y में क्या गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे हो गया k,
और B2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे B2 का मान 5 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 बोल रहा है। इसी K का मान निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो 2 में K से गुणा कर लीजिए तो 2K हो जाएगा, और इधर से देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो हमारा हो गया 2K बराबर नहीं कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमको K का मान निकालना है, तो इधर 2 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी K बराबर नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 बट्टा यहाँ पे 2, यानी K बराबर नहीं क्या होगा, यहाँ पे 15 बट्टा 2 होगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 0.3 और यहाँ पे 0.33, फिर यहाँ पे क्या है 0.333। तो ऐसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होता है समानांतर श्रेणी में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समानांतर श्रेणी चेक करने में अगर है, चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसका डी निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, तो D1 क्या होगा, तो दूसरे पद में से यहाँ पे पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद यहाँ पे देखिए 0.33 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, 0. यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। दशमलव सामने होना चाहिए, यानी यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए 3 में से 3 जाएगा 0, और दशमलव है तो दशमलव 0 है, तो यहाँ पे 0। ये हो गया हमारा D1। अब निकालेंगे यहाँ पे D2। तो D2 यहाँ पे कैसे निकाला जाता है, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाता है। तो तीसरा पद कितना है, तो 0. यहाँ पे 333, और यहाँ पे देखिए 0, और दूसरा पद कितना है, घटाना है इसमें से, तो 0.33 घटाना है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, 3 में से 3 जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा 0, दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0। ये बराबर है, तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अब इसको चेक करेंगे सी वाले को। तो यहाँ पे देखिए 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे बराबर आ रहा है डी, नहीं आ रहा है, तो ये भी एपी में नहीं है। अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 111 में से यहाँ पे 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा। तो ये भी एपी में नहीं है, यानी यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, एपी में है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार चेक करके देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे D1 निकाल लीजिए, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, तो दूसरा पद -4 है, इसको घटाना है। क्या घटाना है, 0 घटाना है, तो यहाँ पे 0, 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब निकालेंगे यहाँ पे D2, D2 कितना है, यहाँ पे -8 है, और घटाना है, तो क्या घटाना है, यहाँ पे -4 घटाना है, तो यहाँ पे -4 घटा लीजिए। अब ये हो जाएगा हमारा -8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस में है और प्लस यहाँ पे 4 है, तो जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप -4 आ रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए इसको भी जब निकालिएगा तो इसमें भी कितना आएगा, -4 ही -4 आएगा। यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है जो क्या है, ये समानांतर श्रेणी में है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -12 किस पाद में है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक दिया है -12 और पूछ रहा है कि ये किस पाद में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है ये क्या होता है, y अक्ष होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, x अक्ष होता है। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा प्रथम पाद, और ये होता है द्वितीय पाद, और ये होता है हमारा तृतीय पाद, और ये होता है हमारा चतुर्थ पाद। तो चतुर्थ यहाँ पे देखिए जो प्रथम पाद होता है इसमें x और y दोनों का मान क्या होता है, प्लस में होता है, और जो द्वितीय पाद होता है इसमें x का मान माइनस होता है और y का मान क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। और जो तृतीय पद होता है उसमें x y दोनों का मान यहाँ पे क्या होता है, माइनस में होता है। और चतुर्थ में क्या होता है कि इसमें x का मान प्लस होता है और y का मान क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक दिया है, तो ये x का मान है और ये क्या है, y का मान है। तो इसमें x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है। यानी माइनस माइनस कहां पे आ रहा है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है। यहाँ पे x का भी मान माइनस में होता है और y का भी मान माइनस में होता है। यानी ये जो -12 और -12 ये किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। इसमें से आपको बताना है कि समानांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र सत्य है। तो यहाँ पे देखिए SN यानी योग का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये क्या है, यहाँ पे सत्य है, ये सही फॉर्मूला है समानांतर श्रेणी के लिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि द्विघात bx² प्लस यहाँ पे देखिए ax + c बराबर 0 का विविधकर होगा। यहाँ पे आपको विविधकर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है a और यहाँ पे क्या होता है b होता है। तो ये क्या कर दिया है, आपस में चेंज कर दिया है, a की जगह पे b कर दिया है और b की जगह पे क्या कर दिया है, a कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए विविधकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac होता है, ये विविधकर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या किया है कि a के जगह पे b कर दिया है, यहाँ पे a होता है और जहां पे a होता है वहां पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जहां पे a है वहां पे क्या कर दिया है, b कर दिया है और जहां पे b रहता है वहां पे क्या कर दिया है, ये a कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या कर लीजिए, सिंपल चेंज कर लीजिए। यहाँ पे b है तो क्या कर लीजिए, a कर लीजिए, a² - 4 और यहाँ पे a है तो क्या कर लीजिए, b कर लीजिए। यही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे विविधकर हो जाएगा। विविधकर क्या हो जाएगा आपका a² - 4ac, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष यहाँ पे -4 0 और यहाँ पे 0 3 तथा यहाँ पे 0 0 है, तो इसका क्या निकालना है, त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 × x1 y2 माइनस क्या होता है यहाँ पे y3 और प्लस क्या होता है x2 y3 माइनस क्या होता है यहाँ पे y1 और प्लस होता है x3 और क्या होता है यहाँ पे y1 माइनस क्या होता है y2 होता है। ये होता है त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल निकालने का। तो अब यहाँ पे आपको x1 y1 और x2 y2 का मान रखना है। तो सब कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु है तो इसमें हो जाएगा ये x1 का मान और ये हो जाएगा y1 का मान। ये दूसरा बिंदु है तो ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 और ये तीसरा बिंदु है तो ये हो जाएगा हमारा x3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y3। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 1/2 है तो 1/2 x1 का मान कितना है, -4 है तो यहाँ पर रख दीजिए -4 और यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3, माइनस है तो माइनस, y3 का मान कितना है 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0, प्लस है तो प्लस, x2 का मान कितना है 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0 इंटू y3 का मान कितना है 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0, y1 का मान कितना है 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0 प्लस x3 का मान 0 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो 0 और y1 का मान कितना है 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0 माइनस y2 का मान कितना है यहाँ पे -3 है तो यहाँ पर रख देंगे -3 और यहाँ पे देखिए ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप लोग हल कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा -4 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से यहाँ पे 0 घटेगा 3 बचेगा और यहाँ पे देखिए 0 में से 0 घटेगा 0 और 0 में यहाँ पे 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 0 में -3 0 यहाँ पे 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 और -3 में जब 0 से गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे -12 और यहाँ पे जब 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना ही रहेगा हमारा। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, कटा दीजिए 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी -6 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, माइनस नहीं लगाया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, तो ये समरूप होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, तो सभी वृत्त भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी याद रखना है। सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। कोई भी आपसे यहां पे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a b हो तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू ए प्लस बी का यहाँ पे आपको मान निकालना है। a प्लस बी यानी शून्यकों का यहाँ पे योग निकालना है, तो 4 इंटू ए प्लस बी है। a प्लस बी यहाँ पे मतलब क्या है, तो यहाँ पे मतलब है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, a का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो a होगा, और जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, और b जो x में गुणा करता है वो b होता है। यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे -3 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान यहाँ पे -3 निकल गया। बस हमको a और b का मान चाहिए, तो यहाँ पे निकल गया हमारा a और b का मान। बस इसमें रख दीजिए 4 इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और फिर यहाँ पे b का भी मान क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और बट्टा a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। 3 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। और जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे हम 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखिए कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11 और यहाँ पे 14 के प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। यहाँ पे आपको 24 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एसएन का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो एसएन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। यहाँ पे देखिए हमको SN निकालना है, यानी योग निकालना है, तो n का मान चाहिए। तो n क्या होता है, पदों की संख्या। तो कितने पदों तक बोल रहा है, यानी 24 पदों तक बोल रहा है, यानी n का मान यहाँ पे 24 है। उसके बाद हमको a का मान चाहिए। तो a क्या होता है, जो AP का प्रथम पद होता है वो a होता है, यानी a का मान यहाँ पे 5 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए n का मान तो पता है 24 है। उसके बाद हमको चाहिए केवल अब d का मान। तो d कैसे निकलता है, तो ये दूसरे पद में से पहले पद को इसे घटाना पड़ता है। तो घटा लीजिए, तो दूसरा पद यहाँ पे 8 है और पहला पद कितना है, 5 है। घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी डी का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। बस इसमें आपको क्या करना है, रखना है n का मान यहाँ पे 24 और बट्टा 2 इंटू यहाँ पे 2, a का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 प्लस n-1। तो n कितना है यहाँ पे 24 -1 हो गया, और d का मान कितना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। अब यहाँ पे आप लोग कटा दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। तो ये हमारा अब यहाँ पे हम कहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 12 इंटू, और यहाँ पे देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 24 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 23 बचेगा। और ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का। और यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 12 इंटू 10 प्लस, अब इसको गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ दीजिए 10, तो ये 10 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू यहाँ पे देखिए 10 जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा हमारा 79। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का आ जाएगा। तो 12 गुणे यहाँ पे 79 आप लोग गुणा कीजिए। जब आप गुणा कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 948 आएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे करके भी देख लीजिए, 79 में यहाँ पे 12 से गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18 और यहाँ पे बचा 1 3 दूना 6, यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे देखिए 8 9 5, यहाँ पे 14 के 4 हाथ मिलागा, 1 7 1 8 1 9, 948 आ रहा है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर भी प्रश्न बनाने के लिए इसको सबसे पहले यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हम 25 नंबर प्रश्न बनाएंगे कि बिंदु 5 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √x² प्लस क्या होता है y²। तो ये देखिए एक बिंदु है जिसमें पहला होता है x का मान और दूसरा होता है y का मान। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रख देना है। यहाँ पे रख दीजिए x का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
जाएगा 25। अब जोड़ लीजिए 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 50 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 2 से कटेगा 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा या 5 बार में, तो इसका जोड़ा लग रहा है 5 का, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा 5√2 होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो, यानी अनगिनत हल हो, यानी अनंत हल हो, तो उसका आलेख कैसा होगा, तो संपाती होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। यहाँ पे आपको प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या क्या होता है, तो जिसमें 2 से भाग लगाया जाए और वो पूरा पूरा नहीं कटे, वो विषम संख्या होता है। जैसे विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, तो 1 होता है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। ये है विषम संख्या और इसका माध्य निकालना है। यहाँ पे देखिए 5 प्रथम विषम संख्या हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग, यानी जितनी संख्या का आपको माध्य निकालना है तो उनको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसमें 5 से क्या कर लीजिए, भाग लगा दीजिए। अब इसे जोड़ लीजिए, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी 25 और बटा के नीचे क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 और कटा दीजिए 50 25, यानी 5 इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, कितना दिया है 72 दिया है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है। तो यहाँ पे दोनों में r है तो कॉमन ले लीजिए एक r, तो यहाँ से बचेगा पाई और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए पाई r कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2। यानी यहाँ पे ये परिमाप का फॉर्मूला निकल गया और परिमाप कितना दिया है 72 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए r का हमको मान निकालना है तो उसको वैसे छोड़ दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 लिख दीजिए, प्लस 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 2। अब क्या करना है, यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे लिख देंगे 72। अब इसका जोड़ बना लीजिए, r × 7, 1 का लघुत्तम कितना होगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और यहाँ पे एक 7 बार में कटेगा तो 7 दिनों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो गया हमारा 72 सेंटीमीटर। अब इसे जोड़ लीजिए, 22 और 14 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 36/7 और बराबर इधर क्या है हमारा 72 सेंटीमीटर। अब इधर ये गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, इधर है 72 सेंटीमीटर और गुणे ये जब 36/7 बराबर के इधर आ जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 36 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कटा दीजिए, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। त्रिज्या कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर निकल गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न की एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। यहाँ पे एक असंभव घटना के प्रायिकता बताना है, तो असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। यहां पे आपको बताना है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये tan थीटा के बराबर होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए मॉडल सेट नंबर 1 का, और इसमें अब कितना प्रश्न बचा, 70 प्रश्न बचा। तो वो हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में जल्द ही आपको बता देंगे। काफी ज्यादा समय हो गया इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि रैखिक समीकरण युग्म x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 10 का हल ज्ञात करें। इसका हल ज्ञात करना है, यानी x y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपका सही हो वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।
यू फॉर वॉचिंग। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।